मार्च 2004 जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बर्फ से ढक की पहाड़ियों के बीच जंगल के किनारे बना एक लकड़ी का छोटा सा घर पूरी तरह खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। बाहर मिट्टी के चूल्हे पर कहवा बन रहा था। उसी चूल्हे के पास एक जवान लड़का खड़ा था जिसके कंधे पर AK-47 लटकी हुई थी। लंबी दाढ़ी, कंधों तक आते बाल और बिल्कुल शांत चेहरा। उसका नाम था इफ्तिकार भट्ट। घर के अंदर चारपाई पर दो आदमी बैठे थे। यह कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि कश्मीर में आतंक फैलाने वाला सबसे बड़ा नाम बन चुके हिजबुल मुजाहिदीन के दो खूंखार कमांडर थे। अब्बू तुरार और अब्बू सब्जार दोनों आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार इफ्तिकार भट्ट की तरफ जा रही थी। इफ्तिकार की असमानताएं शांति उन्हें बेचैन कर रही थी। आया था और उससे बताया था कि 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने उसके बड़े भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया। तभी से वो बदले की आग में जल रहा था और भारतीय सेना से बदला लेना चाहता था। इफ्तिकार ने आर्मी के काफिले पर हमला का इतना सटीक प्लान उनके सामने रखा था कि दोनों कमांडर शक करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज मिशन से ठीक पहले अब्बू तुरारा के मन में अजीब सा संदेह उठ रहा था। उसे इफ्तिखार पर शक हो रहा था। कहवा तैयार हो चुका था। इफ्तिखार ने 3 कप ट्रे में रखे और कमरे में आकर चारपाई के पास ट्रे रख दी। अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार ने अपने अपने कप उठा लिए और तीनों चुपचाप कहवा पीने लगे। कुछ मिनट तक कमरे में पूरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक अब्बू तुरारा इफ्तिखार को नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि वो आखिरी बार पूछ रहा है। इसके बाद वो सीधे उसकी आंखों में देखकर सवाल करता है, तुम आखिर हो कौन? इफ्तिखार कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी अब कमरे को और भारी बना देती है। अब्बू तुरारा की आवाज और तेज हो जाती है और वो फिर से वही सवाल दोहराता है। इस बार इफ्तिखार धीरे से अपना कप जमीन पर रखता है, खड़ा होता है और कंधे से अपनी राइफल उतार देता है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन उसमें जरा भी डर नहीं होता। वो कहता है कि अगर उन्हें उस पर जरा सा भी शक है तो वो अभी उसी बंदूक से उसे गोली मार दे। अगर भरोसा नहीं है तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता और उससे बेहतर है कि वो उसे यही मार डाले। अब्बू तुरारा AK-47 इफ्तिखार पर तान देता है। कुछ सेकंड तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोलता। अब्बू सब्जार अब्बू तुरारा की तरफ देखता है और दोनों की आंखें मिलती हैं। तुरारा हल्के से सिर हिला देता है। इसके बाद अब्बू सब्जार अपनी AK-47 नीचे कर लेता है। दोनों फिर से अपने अपने कप उठाते हैं। उसी पल पिस्तौल लोड होने की आवाज गूंजती है। अगले ही पल 2 गोलियों की आवाज उस छोटे से कमरे को हिला देती। इफ्तिखार अपने कपड़ों के अंदर छुपी 9 mm पिस्टल निकाल चुका था। पहली गोली अब्बू तुरारा के सिर में जाती है और दूसरी गोली अब्बू सब्जार के सिर में। दोनों खूंखार जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में साउथ कश्मीर के 2 सबसे बड़े आतंकियों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद इफ्तिखार पिस्टल नीचे रखता है और अपना अधूरा कहवा पीने लगता है जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोस्तों, ये कोई आपसी झगड़ा नहीं था और ना ही किसी आतंकवादी संगठन के भीतर की गद्दारी। ये था इंडियन आर्मी का एक बेहद साहसी अंडरकवर ऑपरेशन। इफ्तिखार भट्ट असल में कोई आतंकी नहीं था, बल्कि 1 पैरा स्पेशल फोर्स का जाबाज कमांडो मेजर मोहित शर्मा था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े वीरों में शामिल होने तक जाती है। और आगे हम जानेंगे कि आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा और कैसे उन्होंने अपने जुनून और हौसले से इतिहास रच दिया। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा में जन्मे मोहित शर्मा के पिता राजेंद्र शर्मा पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी थे और मां सुशीला शर्मा दिल्ली जल बोर्ड में काम करती थी। घर का माहौल अनुशासन और पढ़ाई से भरा हुआ था। मोहित अपने बड़े भाई मधुर शर्मा के बेहद करीब थे। उम्र में सिर्फ 13 महीने का फर्क था, लेकिन सोच में दोनों बिल्कुल अलग थे। माता पिता चाहते थे कि दोनों बेटे इंजीनियर बने और एक सुरक्षित जिंदगी जिए, लेकिन मधुर शर्मा का सपना था एयर फोर्स में जाना। वो NDA की तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाता। माता पिता की इच्छा के अनुसार मधुर इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, लेकिन सेना का सपना घर के छोटे बेटे मोहित शर्मा के मन में बैठ जाता है। स्कूल के दिनों से ही मोहित शर्मा पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनके भीतर कुछ अलग था। 1995 में दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से 12वीं पास करने के बाद परिवार के दबाव में उन्होंने महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हॉस्टल के उस कमरे में बैठा मोहित शर्मा हर दिन एक अलग ही जंग लड़ रहा था। जब बाकी छात्र इंजीनियरिंग की असाइनमेंट्स में व्यस्त रहते, तब मोहित NDA के सवाल हल करते, करंट अफेयर्स पढ़ते और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सेना के लिए तैयार करते। मोहित ने NDA का एग्जाम दिया, लेकिन कई हफ्तों तक कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्हें बेचैनी होने लगी। दरअसल रिजल्ट उनके घर पहुंच चुका था, लेकिन माता पिता ने जानबूझकर छुपा लिया था। उन्हें डर था कि अगर मोहित को पता चल गया तो वो इंजीनियरिंग छोड़कर फौज में चला जाएगा। लेकिन फिर मोहित शर्मा ने खुद UPSC के ऑफिस में फोन किया और अपना रोल नंबर बताया। जवाब सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनका नाम मेरिट लिस्ट में था और SSB इंटरव्यू का कॉल लेटर घर भेजा जा चुका था। मोहित ने एक पल भी नहीं सोचा, वो सीधे भोपाल SSB इंटरव्यू के लिए निकल पड़े। जब माता पिता को पता चला
तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहित साफ कह चुके थे या तो इंडियन आर्मी या फिर कुछ नहीं। बेटे के जुनून के आगे माता पिता को झुकना पड़ा। इंटरव्यू क्लियर हो गया, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। मेडिकल में मोहित का वजन कट ऑफ से 6 किलो कम था और उसे बढ़ाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय था। यहीं से मोहित की जिंदगी में उनकी माँ का सबसे बड़ा योगदान शुरू होता है। जो माँ पहले उनके फैसले के खिलाफ थी, वही माँ अब उनके सपने को अपना सपना बना लेती है। दूध, केला, घी, हाई प्रोटीन डाइट, हर चीज पूरी योजना के साथ दी जाती है। 4 हफ्तों में मोहित का वजन 8 किलो बढ़ जाता है। मेडिकल क्लियर होता है और भारत को वो ऑफिसर मिलने वाला होता है जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। पुणे के खड़कवासला में एनडीए ट्रेनिंग के 3 साल मोहित शर्मा को फौलाद बना देते हैं। बॉक्सिंग, स्विमिंग, घुड़सवारी, हर चीज में वो आगे रहते हैं। वो बॉक्सिंग में चैंपियन बनते हैं, घुड़सवारी में ट्रॉफी जीतते हैं। लेकिन मोहित सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, उन्हें गिटार, माउथ ऑर्गन और सिंथेसाइजर बजाना भी आता था। 1999 में आईएमए देहरादून की ट्रेनिंग के दौरान कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है। टीवी पर हर दिन देशभक्ति की खबरें, शहीदों की कहानियां और सैनिकों की बहादुरी मोहित शर्मा के भीतर आग भर देती है। 11 दिसंबर 1999 को उन्हें मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पोस्ट मिल जाता है। उसी रात जब दोस्त जश्न मना रहे होते हैं, कोई उनसे पूछता है कि वो कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं। मोहित बिना सोचे जवाब देते हैं, वहाँ जहाँ असली लड़ाई हो, जहाँ आतंकियों से आमना सामना हो। 2000 में उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ होती है। यहीं पहली बार उन्हें पैरा एसएफ के कमांडोज के साथ काम करने का मौका मिलता है। उनकी बहादुरी, उनका जज्बा और उनका तरीका मोहित को अंदर तक हिला गया। तभी उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वो भी पैरा एसएफ का हिस्सा बनेंगे। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान मोहित शर्मा ने जिस साहस और समझदारी के साथ काम किया, उसने उनके सीनियर अधिकारियों को भी प्रभावित कर दिया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए साल 2002 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया गया। जून 2003 में उन्होंने पैरा फोर्सेस के बेहद कठिन और थकाने वाले सिलेक्शन प्रोसेस को सफलतापूर्वक पार कर लिया और 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बन गए। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए दिसंबर 2003 में उन्हें कैप्टन के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसी समय कश्मीर घाटी में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। आतंकवाद एक भयानक रूप ले चुका था। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन स्थानीय युवाओं को बहला फुसलाकर और धार्मिक कट्टरता का सहारा लेकर अपनी ओर खींच रहे थे। इस पूरे नेटवर्क के पीछे अब्बू सब्जार और अब्बू तोरारा जैसे खूंखार कमांडर थे। ये आतंकी आम नागरिकों के बीच अपनी पहचान छुपाए रखते थे, जिससे भारतीय सेना के लिए सटीक इंटेलिजेंस जुटाना बेहद मुश्किल हो गया था। इन्हीं हालात को देखते हुए सेना को एक ऐसे सैनिक की जरूरत थी जो आतंकियों के बीच घुल मिल सके, उनका भरोसा जीत सके और अंदर से पूरे नेटवर्क को तोड़ सके। इंटेलिजेंस यूनिट को इस खतरनाक भूमिका के लिए कैप्टन मोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं लगा। मोहित शर्मा ने बिना हिचकिचाए इस मिशन के लिए हामी भर दी। प्लान बनाई गई कि उन्हें एक नई पहचान दी जाएगी और उनका नाम इफ्तेखार भट्ट होगा। इस नई पहचान के साथ उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों अब्बू सब्जार और अब्बू तोरारा तक पहुंचना था। भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक दर्द भरी कहानी गढ़ी कि 3 साल पहले भारतीय सेना ने उनके भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया था और अब वो बदला लेना चाहते हैं। मोहित शर्मा ने खुद को पूरी तरह एक कश्मीरी के रूप में ढाल लिया। उन्होंने दाढ़ी और बाल बढ़ाए, कश्मीरी पोशाक पहननी शुरू की, डोगरी और उर्दू सीखी, कुरान की आयतें याद की और नियमित रूप से मस्जिद जाने लगे। इफ्तेखार भट्ट बनकर वो कश्मीर की गलियों में घूमते, स्थानीय लोगों से बातचीत करते और अपने भाई की मौत का दर्द शेयर करते। करीब 2 महीने तक वो शोपियां और आसपास के गांवों में एक आम कश्मीरी की तरह रहे। धीरे धीरे वो हिजबुल के लोगों की नजर में आ गए। उन्हें लगा कि इफ्तेखार के अंदर भारतीय सेना के लिए जो नफरत है वो उनके मकसद के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। आखिरकार मार्च 2004 में इफ्तेखार भट्ट उर्फ कैप्टन मोहित शर्मा की मुलाकात अब्बू सब्जार और अब्बू तोरारा से करवाई गई। उन्होंने वही कहानी दोहराई और एक आर्मी चेक पोस्ट पर हमले का प्लान दिखाई, जिसमें पेट्रोल मूवमेंट और गुप्त पहाड़ी रास्तों के नक्शे भी शामिल थे। उनकी तैयारी और आत्मविश्वास ने आतंकियों को पूरी तरह यकीन दिला दिया। उन्हें लगा कि ये लड़का उनके लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है। वो दोनों आतंकी मोहित शर्मा को अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाते हैं। ये वही जगह थी जहाँ से बैठकर वो भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें रचते थे। अगले 2 हफ्तों तक मोहित शर्मा उन्हीं आतंकियों के साथ रहते हैं। इस दौरान आतंकी उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, हथियारों के इस्तेमाल के तरीके समझाते हैं और अपने मूवमेंट, सप्लाई रूट्स और सुरक्षित ठिकानों की जानकारी भी शेयर करते हैं। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब उसी हाइडआउट में भारतीय सेना पर हमले की पूरी प्लान तैयार हो जाती है। हैरानी की बात ये थी कि इस हमले का मास्टरमाइंड इफ्तेखार उर्फ मोहित शर्मा को ही बनाया गया। उसी रात ग्रेनेड की एक कंसाइनमेंट आने वाली थी। अगली सुबह 3 और आतंकी वहां पहुंचने वाले थे और फिर दोपहर तक सेना की टुकड़ी पर हमला होना था। लेकिन इसी बीच
अब्बू तोरारा के मन में इफ्तिखार को लेकर हल्का सा शक पैदा होने लगता है। सब्जार से कहता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इफ्तिखार के बारे में उनके पास उसकी कहानी के अलावा कुछ और नहीं है। तभी इफ्तिखार भट्ट बने मोहित शर्मा 3 ग्लास कहवा लेकर कमरे में आते हैं। वो दोनों को कहवा देते हैं और खुद खाट के किनारे बैठ जाते हैं। तीनों के पास AK-47 राइफलें थी। फिर अचानक तोरारा सख्त आवाज में पूछता है कि सच बताओ, तुम आखिर है कौन? ये सुनकर मोहित धीरे से अपना ग्लास नीचे रखते हैं। वो खड़े होते हैं, कंधे से अपनी राइफल उतार देते हैं और कहते हैं कि अगर भरोसा नहीं है तो अभी गोली मार दो। अबू तोरारा AK-47 इफ्तिखार पर तान देता है। अबू सब्जार अबू तोरारा की तरफ देखता है और दोनों की आंखें मिलती हैं। तोरारा हल्के से सिर हिला देता है। इसके बाद अबू सब्जार अपनी AK-47 नीचे कर लेता है, लेकिन मोहित समझ चुके थे कि अब एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। उसी क्षण वो अपने कपड़ों के अंदर छिपी 9mm पिस्तौल निकालते हैं और पलक झपकते ही दोनों आतंकियों को सिर में गोली मार देते हैं। इसके बाद मोहित शर्मा बैठ जाते हैं और बचा हुआ कहवा ऐसे पीते हैं जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। जिस मिशन के लिए उन्होंने महीनों मेहनत की थी वो सफल हो चुका था। उन्होंने न सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सबसे बड़े कमांडरों को खत्म किया था, बल्कि उनकी अहम जानकारियां भी भारतीय सेना तक पहुंचा दी थी, जिससे संगठन की कमर टूट गई। अगली सुबह इफ्तिखार भट्ट फिर से मेजर मोहित शर्मा बन चुके थे। वो बेस कैंप लौटते हैं। 2004 में इसी अद्भुत साहस के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। नवंबर 2004 में उनकी शादी ऋषिमा शर्मा से हुई। दिसंबर 2005 में उन्हें मेजर के पद पर प्रमोट किया गया और अक्टूबर 2008 में हालात बिगड़ने पर उन्हें फिर कश्मीर बुला लिया गया, जहां अगले कई महीनों तक वो बर्फीले पहाड़ों में आतंकियों की तलाश में जुटे रहे। 20 मार्च 2009 की शाम कुपवाड़ा में अपने बेस पर मौजूद मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ अगले ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। तभी सेक्टर कमांडर का एक अर्जेंट कॉल आया। उन्होंने बताया कि LOC पार करके कुछ ट्रेन आतंकी हापुड़ा के घने जंगलों में घुस चुके हैं। ये खबर सुनते ही मेजर मोहित शर्मा ने बिना एक पल गवाए अपनी टीम को तैयार होने का ऑर्डर दिया। अगली सुबह 21 मार्च को टीम उन जंगलों में दाखिल हुई। ये सिर्फ जंगल नहीं थे, बल्कि आतंकियों का गढ़। चारों तरफ बर्फ से ढके रास्ते, घनी झाड़ियां और बर्फीली हवाएं, हर कदम पर खतरा था। मेजर मोहित ने टीम को 3 टुकड़ियों में बांटा और बर्फ पर बने पैरों के निशानों का पीछा शुरू किया। कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। वो पहले से घात लगाए बैठे थे और जंगल से 3 दिशाओं से हमला कर रहे थे। उनके पास AK-47 राइफलें थीं और इलाके के सटीक नक्शे भी। स्थिति भांपते ही मेजर मोहित ने साथियों को कवर लेने और पीछे हटने का ऑर्डर दिया। जब एक हवलदार ने उनसे खुद कवर में आने को कहा तो मोहित ने साफ कहा, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मोहित खुले में रहकर आतंकियों पर फायरिंग करते रहे ताकि उनकी टीम सुरक्षित पोजीशन ले सके। इसी दौरान एक गोली उनके हाथ में लगी। उन्होंने तुरंत कपड़े से घाव बांधा और फिर से फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद लांस नायक सुभाष MGL से फायरिंग कर रहे थे, तभी वो भी घायल हो गए। हालात को देखते हुए मेजर मोहित खुद आ गया है और MGL संभालकर आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायर किया। 4 आतंकी वहीं ढेर हो गए। जब मेजर मोहित अपनी टीम की ओर लौट रहे थे, तभी एक और गोली उनके सीने के बाएं हिस्से में लगी, जहां बुलेट प्रूफ जैकेट का कवर नहीं था। खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने साथियों से कहा, कुछ नहीं हुआ है, फायरिंग जारी रखो, हम स्पेशल फोर्स में इसी काम के लिए हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो पेड़ का सहारा लेकर लगातार फायर करते रहे और अपने साथियों को दुश्मन की सीधी मार से बचाते रहे। ऊंचाई पर मौजूद तीसरी टुकड़ी भी फायरिंग में शामिल हो चुकी थी। मेजर मोहित रेडियो पर बार बार कहते रहे, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे उनकी आवाज कमजोर पड़ती गई। ज्यादा खून बहने से शरीर जवाब देने लगा, लेकिन आंखें आखिरी दम तक खुली रही। बेस कैंप को जब संदेश मिला कि मेजर मोहित घायल हैं और हिल नहीं पा रहे, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। घने जंगलों में लड़ते हुए मेजर मोहित शर्मा मात्र 31 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। ये ऑपरेशन 5 दिन तक चला। इस दौरान 8 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन उनसे पहले 17 आतंकियों को मार गिराया गया। मेजर मोहित शर्मा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हर जवान के भीतर जोश भरती है। उनके अद्भुत साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। गाजियाबाद में उनके नाम पर मेट्रो स्टेशन, सड़क और भव्य प्रतिमा आज भी ये याद दिलाती है कि हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि मेजर मोहित शर्मा जैसे वीर अपनी पूरी जिंदगी देश पर न्योछावर कर देते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद।